नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। प्रोग्राम करियर गाइडेंस को शुरू करने का दो अहम मकासद हैं, मैं आपको बयान करता चलूं। सबसे पहले, हम जब कभी हमारे करियर के बारे में किसी से डिस्कस करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो जो शख्स से हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है या फिर उसका पर्टिकुलर फील्ड क्या है। इन चीज़ों को बहुत जहन में रखना चाहिए कि जिन साहिबीन से हम करियर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस करियर को आप चुनते हैं वो शख्स उसी करियर से जुड़ा हो, तभी उनसे उसके बारे में डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। और एक चीज़ ये भी जहन में रखना है कि जब किसी से हम करियर के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि उस शख्स का आपके फ्यूचर से या मुस्तकबिल से किस किस्म का लेना देना कुछ है भी या नहीं भी। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में जनरली टेक्निकल बेस्ड या स्किल बेस्ड करियर पर या फिर प्रोफेशन पर गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ कन्वेंशनल प्रोफेशंस जो है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और टेक्निकल बेस्ड या स्किल बेस्ड जब हम करियर पर गुफ्तगू करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि उसी से रिलेटेड पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड माहिरीन को या एक्सपर्ट्स को इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। आज का जो हमारा उन्वान रहेगा वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या फिर BPOs करके है। इसमें किस किस्म से आप जॉब हासिल कर सकते हैं, किस किस्म के बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको होने चाहिए इन MNCs वगैरह में जॉब करने के लिए, इन तमाम नुकात पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ फ़िलहाल MNCs वगैरह में किसी किस्म के जॉब्स मेले वगैरह चल रहे हैं तो इस पर भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट स्पेसिफ़िकली आज का हमारा उन्वान होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन MNCs एंड BPOs। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है अब्दुल जब्बार साहब। आप सीनियर मैनेजर हैं IT डिपार्टमेंट के एक मल्टीनेशनल कंपनी में, आप अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आपके बाजू में हैं दीपक पुरसवानी। आपका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश इंदौर से है। आप फ़िलहाल हैदराबाद दक्कन में नोवर्टीज़ कंपनी में एज ए मैनेजर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दोनों हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज से जुड़े हुए हैं। इनका इस प्रोग्राम में आप भरपूर फ़ायदा उठाइएगा और जो टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे हैं इन पर ज़रूर आप उनको जुड़ते हुए कोई भी आप सवाल करना चाहें मल्टीनेशनल कंपनीज या BPO से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हम आज के प्रोग्राम में खैर मकदम करते चले। आई वेलकम यू टू प्रोग्राम इन माई प्रोग्राम करियर गाइडेंस। श्योर दीपक एंड अब्दुल जब्बार साहब, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन MNCs एंड BPOs और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर इन्फॉर्मेशन ज़रूर हमारे व्यूवर्स को आज देंगे। दोस्तों, प्रोग्राम में कॉल करते वक्त हमेशा मैं अर्ज़ करता आया हूँ, सवाल मुख्तसर से कीजिएगा। अगर कोई मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ख़ुद पूछ लूँगा। दूसरा, जब भी आप मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो टेलीविज़न की आवाज़ को उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा। सेलफ़ोन पर जब आप मुझसे गुफ्तगू करते हैं तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। उम्मीद के इन बातों पर आज भी आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अब्दुल जब्बार सीनियर मैनेजर साहब जो हैं IT डिपार्टमेंट के, उनसे करना चाहूँगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में किस किस्म के मौक़े या किस किस्म के जॉब्स होते हैं, इस पर आप पहले सरसरी रोशनी डालें, फिर मज़ीद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी अब्दुल जब्बार साहब। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनीज़ एक बहुत ही जेनरिक टर्म है और इसके अंदर वाइड स्प्रेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है अपने करियर को और प्रोफेशनल्स जो है अपने करियर की तलाश कर सकते हैं, अपने करियर को शेप दे सकते हैं। जी। तो इसमें जहाँ तक कि हम देखते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज से फारिग तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए वर्ल्ड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चूँकि इंडिया ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बन चुका है और यहाँ पर हर कंट्री जो कि US हो, UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोपियन कंट्रीज़ दूसरे हैं, ये तमाम के तमाम इंडिया को एक पोटेंशियल ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब के तौर पे देखते हैं जहाँ पर मैन पावर इनको मिलेगा और वह भी बहुत ही सस्ता और बहुत ही इकनॉमिकल किस्म का मैन पावर उनको मिलेगा। तो वो लोग अपने प्रोसेसेस को चलाने के लिए और अपनी कंपनी का डे टू डे वर्क 24/7 चलाने के लिए इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। इसी की वजह से हम देखते हैं कि MNC का
की टर्मिनोलॉजी वजूद में आई, जिसको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहते हैं। इसके अंदर जहाँ पर आईटी के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आईटी के जॉब्स हैं, आईटी के करियर्स हैं, उससे आगे बढ़ते हुए जो लोग एमबीए करे हुए हैं या फिर एमसीए करे हुए हैं या फिर बैचलर्स किसी भी जो है साइंस के या प्रोफेशनल कोर्स में बैचलर्स डिग्री किए हुए हैं, इन तमाम लोगों के लिए उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत, उनके एस्पिरेशंस के हिसाब से करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मेरा अगला सवाल दीपक से होगा कि बीपीओ के बारे में हम सुनते हैं, क्या बीपीओ पार्ट ऑफ द एमएनसी है या फिर क्या है? सबसे पहले मैं दीपक से चाहूँगा इस पर रोशनी डालें, फिर बीपीओ में किस किस्म के जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इस पर भी डिस्कस करेंगे। जी दीपक। Good evening, all the viewers. BPO, is a part of MNC. MNC actually is as Mr. Abdul very correctly said, that it is an MNC, multinational corporation. It is a generic term which has been used a lot by most of us. BPOs, if it is owned by an Indian company, it will not be classified as MNC. But if BPO is owned by a company which is not of India, then it will be classified as MNC. There are business BPOs, the full form stands for business process outsourcing, and there are different and many kind of jobs that have actually come into this sector. This sector, if I'm very correct, was introduced in India in the year of around 1993 when the economy opened up, and by 2020 this is going to be one of the most powerful industry that India has. It offers jobs to more than 2 lakh people in India, and it provides a great career opportunity. जी, 2 लाख अपॉर्चुनिटीज़ जी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। उससे पहले मैं कॉलर को शामिल कर लूँ, फिर मजीद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। जी, आपका मेरा नाम? फरीदा बेगम है। जी मेरा एक सवाल था, मैं बीएससी हूँ। जी जी जी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बीपीओ या एमएनसी में है तो जॉब करना की ख्वाहिश है मेरे को। तो ये जानना चाह रही हूँ कि बीपीओ और है तो एमएनसी पूरे में किधर है, मतलब किधर अवेलेबल है, कहाँ पर इसका? जी जी जी, ठीक है ठीक है कंपनी। ठीक है। आप अंग्रेज़ी वगैरह बोल लेती हैं? जी हो, ट्रेनिंग भी करी भी हूँ मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। ज़रूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि दीपक हमको मज़ीद बीपीओ के बारे में बता रहे थे, उस पर और मज़ीद आप बताइएगा। जी, so in BPO you get many kind of jobs which are majorly into calling. Again, in calling jobs you have different types: inbound calling, outbound calling, telemarketing calling. So there are different processes where BPO has been actually helping US companies, European companies, and has been effectively helping them to reduce their cost and bring more efficiency to the system. जी जी, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ की ये मदद कर रहे हैं, किस तरीके से मदद कर रहे हैं उन लोगों को ये भी बताते चलें। जी, जैसा as Mr. Abdul said कि it actually helps in bringing down the cost and it allows them to work 24/7. So एक तो टाइम जोन का डिफरेंस है। यूरोप और भारत में अराउंड 5 से 6 घंटे का डिफरेंस है, while in with US we have like 9 hour gap. So it allows them that they can be actually sleeping and we are working on their behalf. That is one very important benefit to them. Secondly, minimum wages in US for our early working are quite high compared to India. So like for a typical BPO job, they pay somewhere like $8 to $12 per hour, which is not possible if you want to get the same job done in US. So that is also helping them to bring the cost synergies. So that way it is helping US and European countries. जी, अब्दुल जब्बार साहब, दीपक को आपने मुलाजा फरमा, तो उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम उनको चीप एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं और काबिल एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल सही बात है। मैंने भी ये बात अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कही है। ये जब से फ्री मार्केट इकॉनमी वजूद में आई है, ग्लोबलाइजेशन का दौर जब से शुरू हुआ है, पूरी दुनिया 2 टाइप के हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक जो है गिवर्स हैं, एक टेकर्स हैं। गिविंग एंड टेकिंग का इक्वेशन बन चुका है। ये गिविंग और टेकिंग का इक्वेशन जब से बना है तो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जी, ये कुछ जॉब्स हैं जो हमेशा रन होना है, दे कैन नॉट स्टॉप एट एनी कॉस्ट, 24/7 उन जॉब्स को चलना है। अब मिसाल के तौर पे मैंने कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रखे हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड उसका सेल हो रहा है, और उस सेल को सपोर्ट करने के लिए एक कस्टमर केयर सेंटर की मेरे को ज़रूरत है। उस कस्टमर केयर में कभी भी कॉल आ सकता है, किसी भी कंट्री से कॉल आ सकता है। जी, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है अक्रॉस द ग्लोब।
तो इसकी वजह से देखिए कि इंडिया के अंदर यहाँ पे एक वर्किंग पैराडाइम शुरू हुआ जो 24/7 का पैराडाइम हम कहते हैं। इससे पहले ये पैराडाइम नहीं था। 95 से पहले, 98 से पहले या 2000 से पहले आपको ये पैराडाइम इंडिया में नज़र नहीं आएगा। जी लेकिन अभी हाल ही में जो है इंडिया इज़ अडेप्टिंग, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जॉब्स की ओपनिंग्स कम है, तो इंडिया इज़ ओपनिंग अप फॉर ऑल सच काइंड ऑफ ओपनिंग्स। जी। तो उसमें जो है एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हुई है, और इसलिए कि इंडिया के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंग्लिश में है, रीजनल लैंग्वेजेस बहुत कम है, तो इसकी बुनियाद पर भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। और मैन पावर के अतबार से पूरी दुनिया में इंडिया ऐसे सेलेक्टेड कंट्रीज़ में जहाँ का मैन पावर बहुत काबिल है। आप दूसरे कंट्रीज़ को चले जाइए, लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एनालिटिकल स्किल्स, उन लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसी जो स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ एजुकेशन इंडिया में है वैसी आपको बहुत कम कंट्रीज़ में मिलेंगी। तो ये जो है बिल्कुल आइडियल डेस्टिनेशन है जी ग्लोबल बिजनेस हाउसेस जी, के लिए। बेहतर आपने फरमाया। दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने फरमाया है, ब्रेक लेने से पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर एक तो हिंदुस्तान में सस्ता आपको लेबर मिल जाता है, यहाँ पे तो वाइट कॉलर जॉब्स भी जो है जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के बहुत ही कम पैसों में काम उनका हल हो जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर काबिल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी उनको इजीली अवेलेबल है। दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जो ख़वातीन हज़रात हमसे अभी जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अगर आप जॉब करना चाहते हैं या बीपोज वगैरह में जॉब करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार आपको अपनाना है, इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आप अपने सवालात तैयार रखिएगा, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अक़लियती उमूर का जिसे वज़ीर बनाया वो कहते हैं कि मुसलमान अक़लियत में नहीं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान अक़लियत। तो फिर अक़लियती उमूर के वज़ीर इस तरह का बयान क्यों देते हैं? उनका कहने का मकसद अलग। आपकी पार्टी में भी कई लालची थे, इसका मतलब लालची दुनिया में कहाँ नहीं होते हैं भाई। प्रोपेगेंडा मिशनरी था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और उसने दिल को ताड़ बनाया। ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन हो चुका है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके खिलाफ गुस्सा और नफरत चारों तरफ फैला हुआ है। उर्दू को आज भी बहुत ही प्यार से देखा जाता है, उर्दू से लोग मोहब्बत करते हैं, उर्दू के लोग आज भी एहतराम करते हैं। कौन गैर मुस्लिम ऐसा है जो इसका उसे छोड़ के, कौन सा मिनिस्टर ऐसा है जो उन इदारों को छोड़ के अपने पाठशालाओं में भेजता हो लोगों को? जब भी मेरा मुकाबला हुआ है मैंने इस बात की कोशिश की है कि ऐसे अनासिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ना आ पाएँ जो इसको सियासी अड्डा बनाने की कोशिश करें। तो उनका जो अभी एजेंडा है वो स्कूलों के निज़ाम में उर्दू तालीम की शमूलियत का है। सियासी कायद, मजहबी पेशवा या हो अदीब व दानिश्वर, सभी का होगा सवालात से मुहासरा। खास मुलाकात देखिए हमारे साथ खास मुलाकात हर इतवार रात 9:30 बजे और जुमा दोपहर 2 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मक़दम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ और बीपीओज़ में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब हैं अब्दुल जब्बार साहब, जो सीनियर मैनेजर हैं IT डिपार्टमेंट में एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपके बाजू में है दीपक पुरस्वानी, आपका ताल्लुक़ इंदौर मध्य प्रदेश से है, लेकिन फ़िलहाल आप हैदराबाद दक्कन में नोवार्टिस कंपनी में फोरकास्ट डिपार्टमेंट में एज ए मैनेजर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों ब्रेक में जाने से पहले हमें एक कॉल वसूल हुई थी पुणे से। फ़रीदा साहिबा ने कॉल किया था। ये BSc हैं, ये MNCs वगैरह में जॉब करना चाहती हैं और पुणे में कौन से MNCs बेहतर होंगे इस पर भी जानना चाहती हैं। BSc के लिए क्या, दीपक से मैं जानना चाहूँगा कि BSc
ग्रेजुएट्स के लिए किस किस्म के जॉब्स मिल सकते हैं? जी, जैसा उन्होंने पूछा था कॉलर ने, मिस फरीदा ने, कि बीएससी पास आउट और पुणे में वो जानना चाहती हैं कि कहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं. सो पुणे इज़ अ अपकमिंग Tier 2 city which has got a great IT companies right now there which has established their offices. आई थिंक मगरपत्ता सिटी करके एक एरिया है पुणे में जहाँ पे काफ़ी बड़ा हब है ITS का, जहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट शी कैन एक्सप्लोर. इन्फोसिस करके इंडियन कंपनी है, बट इट्स एन इंडियन MNC, सो इट हैज़ गॉट ऑपरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इट इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन्स. इट्स एन इंडियन MNC. इन्फोसिस का काफ़ी बड़ा BPO सेटअप पुणे में ही है, और भी काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो मगरपत्ता सिटी के अंदर हैं, और वहाँ पे मिस फरीदा को ये जॉब्स आराम से और इजीली उपलब्ध हो सकते हैं. BSc हैं, साइंस का बैकग्राउंड रखती हैं, इट इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट फॉर हर. इफ़ शी वांट्स टू गेट इनटू एन MNC, देयर आर फार्मास्यूटिकल कंपनीज वेयर शी कैन एक्चुअली गेट इनटू सेल्स, and she can start from being a medical representative and can go up the ladder to be area manager and then regional manager. She can also join some MNC in their production, because Pune has got some production units as well. There are some pharma companies like Emcure, which is an Indian company, but it's again a big name, and it offers a job in brand management as well into sales in Pune itself. And then if she wants to explore BPO, जैसा मैंने बताया, इन्फोसिस का काफ़ी बड़ा BPO सेटअप है. मगरपत्ता सिटी में जो वो एरिया है वो IT के एरिया के नाम से ही प्रसिद्ध है, और उस एरिया में उनको और भी जॉब्स MNCs में और BPOs में मिल सकते हैं. तो फरीदा साहबा, उम्मीद करता हूँ माकूल आपको जवाब मिल गया होगा. अगला सवाल मेरा अब्दुल जब्बार साहब से होगा कि आप जैसा IT में सीनियर मैनेजर हैं, मैं जानना चाहूँगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में IT के जॉब्स किस किस्म से अवेलेबल है, किस किस्म के जॉब्स होते हैं, कौन इसमें जॉब हासिल कर सकता है मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेकर प्रोफेशनल तक. उससे पहले मैं कॉलर को शामिल कर लूँ. हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए. मेरा नाम सर्वेश गुप्ता है. जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर्वेश गुप्ता, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सर्वेश गुप्ता है, मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट धनसी से बात कर रहा हूँ. जी, सवाल बताइए. सर क्या बोले? जी, सवाल बताइए. सवाल क्या है सर, मैं एक स्मॉल स्केल BPO का लगाना चाह रहा हूँ, तो पॉसिबल है क्या हम लोग भैंसे में BPO लगाना चाह रहे हैं? पॉसिबल है क्या? मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जी. एक बिल्डिंग है लगभग 1200 स्क्वायर फीट का, 2400 स्क्वायर फीट का, तो उसमें पॉसिबल है क्या मेरे को? ठीक है, आदिलाबाद में लगाना चाहते हैं आप? आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट भैंसा, ये जो बॉर्डर पे होता है. ठीक है महाराष्ट्र और आंध्रा के बीच. जी हाँ पता है. ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया. एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ. हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल बारी है. जी बारी, सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ. जी, सवाल बताइए. जी, मैं जो है 10 साल का प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखना. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि MNC में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने के लिए किस किस्म के कोर्सेज करना चाहिए, और फंक्शनल कंसल्टेंट बनने के लिए किस किस्म की रहनुमाई हो सकती है? ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या कहा आपने? मेरा बैकग्राउंड जो है प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. प्रोक्योरमेंट सप्लाई एंड मैनेजमेंट. हाँ, प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है मेरा. 10 ठीक है, एक्सपीरियंस है. ठीक है, आप फिर ऑरेकल पे कर चुका हूँ. ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया. जरूर इस पर भी हम जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें सऊदी अरब से कॉल किया. ज़रूर इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे. इन दोनों सवालों से पहले मैंने अब्दुल जब्बार साहब से पूछा था कि IT इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज किस किस्म के जॉब्स और किन को फराहम करता है, इस पर तफसीली रोशनी डालें. तो IT कंपनीज़ में जो जॉब्स हैं, बेसिकली अगर हम वहाँ के मौजूद वाइट कलर जॉब्स की अगर हम बात करें जी, उसमें 2 मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं. एक तो है फ्रेशर्स के लिए जो कॉलेज पास आउट्स हैं, दे में भी ग्रेजुएट्स, साइंस ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स. जो भी ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है. और ये जो हायरिंग हो रही है, लेटेस्ट मैं इस साल के फिगर्स अगर आपको बताऊं तो 2015 के लिए इन्फोसिस का प्रेडिक्शन है कि वो इस साल तकरीबन 15,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स को हायर करने वाले हैं. और TCS का फिगर हम देखें तो उससे बढ़ के है, तकरीबन 25,000 के करीब, 25,000 फ्रेशर्स दे आर गोइंग टू रिक्रूट इन 2015 फिस्कल. तो ये तो इंडिया के बहुत बड़े जाइंट्स हैं.
ऐसे न जाने इंडिया के अंदर सौ कंपनीज़ हैं जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी जो स्प्रेड है मार्केट में, उनकी जो रीच है, उनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके मुताबिक फ्रेशर्स का बहुत मैसिव रिक्रूटमेंट वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें मार्केट के अंदर जितने फ्रेशर्स मौजूद हैं उनको अभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे फ्रेशर्स हैं जो दे आर नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब इन MNCs। उसकी रीजंस क्या है उस पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा जी। तो सब ये मैं पोटेंशियल बताना चाहता हूँ कि फ्रेशर्स के लिए इतना पोटेंशियल मौजूद है। अब दूसरे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बेसिकली हैं एक्सपीरियंस्ड IT प्रोफेशनल्स के लिए, जैसा कि जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपॉर्चुनिटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर चलते हैं। इसके अंदर ये देखा जाएगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, कौन सी लैंग्वेज में, कौन से एप्लीकेशन में, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका स्पेशलाइजेशन है, ये देखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है सिस्टम प्रोग्रामर्स की, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की, जो बेसिकली किसी लैंग्वेज में कोड करते हैं, C लैंग्वेज में, C++ में, जावा में, .NET में और ऐसी जो भी अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर वो लोग कोडिंग करते हैं। ये पहली कैटेगरी है। इसमें 3 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए सीनियर पोजीशन होती है, 5 साल के एक्सपीरियंस वालों को टीम लीड बनाया जाता है, 7 साल 8 साल के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर्स बनाए जाते हैं, 9 साल 10 साल के एक्सपीरियंस के लोगों को मैनेजर बनाया जाता है। मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक फील्ड है। फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की एक लाइन है जहाँ पे बिल्ट इन पैकेजेस हैं, जैसा कि SAP है, Oracle है, JD Edwards है, PeopleSoft है। ये पूरे एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है, एक बिज़नेस है जो ज़रूरी नहीं है कि Oracle जिस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, SAP जिस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, उसी के प्रोडक्ट के मुताबिक अपना बिज़नेस चलाए। तो इन पैकेजेस के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको कस्टमाइज़ करके बिज़नेस के हिसाब से करने की। तो एप्लीकेशंस की जो प्रोग्रामिंग है और ERP की जो प्रोग्रामिंग है, बेसिकली एप्लीकेशन से आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि ERP का जो रिक्वायरमेंट है ये एक रिक्वायरमेंट है। फिर हम देखते हैं कि एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा फील्ड बनकर उभर रहा है, जिसके अंदर आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, आपके एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसके अंदर बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है। फिर उससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के जॉब्स हैं, जहाँ पर एक छोटे से डेस्कटॉप के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बड़े से बड़े सर्वर के एडमिनिस्ट्रेशन तक के रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पर एक छोटे लैन को मैनेज करने से लेकर कॉरपोरेट वैन्स को मैनेज करना है, और फिर उससे आगे बढ़ते हुए नेटवर्क सिक्योरिटी को देखना है। एक बहुत बड़ा हब, बहुत बड़ा गैमट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए। ये टेक्नोलॉजी वाइज है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर आप देखना चाहें तो एक स्पेशल फील्ड है जिसके बारे में बताया जाता है कि आइंदा 1 साल या 2 साल के अंदर पूरी दुनिया में 2 लाख के करीब इसके ओपनिंग्स रहेंगी, जो IT प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। यानी IT का एक प्रोजेक्ट है, उसको मैनेज करना है, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उसके मुख्तलिफ शोबे हैं एक IT प्रोजेक्ट के। उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स का रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में। और चूँकि इंडिया एक डिलीवरी हब है, इंडिया एक आउटसोर्सिंग हब है, तो यहाँ पर डिलीवरी मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा मांग होगी कि दे हैव टू डिलीवर व्हाट क्लाइंट रिक्वायर्स ऑन टाइम, विद इन देयर बजट, ऑन शेड्यूल। इस डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए और क्लाइंट के फाइनेंशियल्स को मैनेज करते हुए डेडलाइंस के अंदर डिलीवरी देने के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत है। एक तो टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, टेक्नोलॉजी वर्कर्स की ज़रूरत है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत है। फिर अभी जो कॉल आया था वो कॉल के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने प्रोक्योरमेंट के बारे में बताया है। जी, उससे पहले मैं सुरेश गुप्ता ने कॉल किया था आदिलाबाद से। सर्वेश गुप्ता। मैं दीपक से जानना चाहूँगा कि ये BPO सेटअप करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आप बता सकेंगे क्या? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग अप BPO इज़ अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क। काफ़ी मेहनत लगती है एक BPO सेटअप करने में। आपको पहले ट्रेनिंग देनी होती है, स्पेशली टू ऑल द पीपल टू हुम यू वुड लाइक टू रिक्रूट, एंड ही वांट्स टू स्टार्ट अप अ BPO समवेयर एट द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो गेटिंग अ गुड टैलेंट पुल फ्रॉम दैट पॉइंट इज़ अगेन गोइंग टू बी डिफिकल्ट। राइट नाउ ऑफ लेट कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुए हैं जिसका नाम है रूरल BPO। और रूरल BPO में हम डोमेस्टिक पीपल, यानी डोमेस्टिक हमारे जो प्रोसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रूरल BPO में पीपल्स को रिक्रूट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। एक बहुत ही बड़ा नाम है ruralbpo.com करके जो वेबसाइट चली है, जिसका एक BPO, उसके अराउंड 10 या 15 ऑफिस हैं भारत के अंदर। एक ऑफिस आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुल्लू करके जगह है,
वहाँ पर भी है। सो वहाँ पे इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया था कि जो लोकल पीपल हैं जिनको वहाँ की लोकल नेटिव लैंग्वेज आती है, दे वर टेकन इन देयर BPO ऑफिस, दे वर ट्रेंड, एंड जो उनकी लैंग्वेज थी उनको उसी प्रकार के कॉल दिए जाते थे रिसीव करने के लिए, ताकि कोई भी जैसे लोकल, जैसे बता रहे थे, लोकल प्रोडक्ट है जो आपने इंडिया में बेचा है, जहाँ पे आपको 24/7 का कस्टमर सपोर्ट चाहिए, तो आप वो लोकल पर्सन है जो लोकल लैंग्वेज समझता है, उससे बात करके आपको वो पूरा सपोर्ट मिल सकता है। रूरल BPO में अगर वो मिस्टर सर्वेश गुप्ता चाहते हैं कि आगे बढ़ना, तो एरिया भी उन्होंने बताया 2400 स्क्वायर फीट, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कम होगा क्योंकि टीम ज़्यादा बड़ी चाहिए होगी। इस समय इंडिया में ये मौके काफ़ी खुल के आ रहे हैं क्योंकि लोकल कंपनीज भी काफ़ी प्रोडक्ट्स उतार रही हैं जहाँ पे उन्हें लोकल सपोर्ट चाहिए, और रूरल BPO में कॉस्ट और भी कम हो जाता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल BPOs जी। सो अगर चाहते हैं उस मौके को आगे बढ़ना तो ज़रूर बढ़ें, थोड़ा सा उनको जगह बढ़ानी चाहिए, एक तो मेरा ये सजेशन रहेगा। सेकंड रहेगा कि उनको ट्रेन करना पड़ेगा वहाँ के सारे जो भी वो लोगों को हायर करना चाहते हैं, और ट्रेनिंग में उनको थोड़ा टाइम भी लगेगा, और स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। एक सेकंड चैलेंज रहेगा ट्रेनिंग। थर्ड रहेगा कुछ नॉर्म्स रहते हैं BPO ऑफिसेस के भी, जो आउटसोर्स करती है कंपनी, वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहती हैं। इनको अप्रोच कैसा होना होगा, कोई भी अगर MNC से ये अप्रोच होना चाहते हैं इस सेटअप के लिए जी, तो थ्रू मेल या फिर किस तरीके से अप्रोच? आई थिंक वो थोड़ा सा बिजनेस डेवलपमेंट कहलाएगा कि वो कैसे अपना बिजनेस को अब डेवलप करते हैं। कुछ उनके लोकल कॉन्टेक्ट्स होंगे, पहले उनको यूज़ कर सकते हैं जैसे वो उनको ठीक लगता हो, जैसे फ़ोन करके या मेल से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ को जिन्हें वो टारगेट करना चाह रहे हैं, द बेस्ट वे इज़ कोल्ड कॉलिंग हम कहते हैं। स्टार्टिंग में आप उन्हें फ़ोन करें और आप उनसे पूछें क्या आपको इस प्रकार की कोई सर्विस की ज़रूरत है, अगर है या वो कहीं और से ले रहे हैं तो आप उनके पास जाके मिल सकते हैं कि आप ये सर्विस इस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ले रहे हैं, 99.5% एफिशिएंसी पे ले रहे हैं, इस कीमत पे ले रहे हैं। आई कैन प्रोवाइड यू अ बेटर सॉल्यूशन विच विल बी 99.99% इफेक्टिव एंड एट अ मच मोर लोअर कॉस्ट देन दिस। देन कंपनीज उसमें आती हैं, एंड उसके बाद एक पूरा बिजनेस प्रपोजल बनता है जिस पे दोनों कंपनियों को सिग्नेचर करने होते हैं, एंड देन दे कैन टेक इट फॉरवर्ड। ठीक सर्वेश, हम उम्मीद करते हैं आपको तमाम चीज़ों पर बेहतर जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल अब्दुल बारी साहब ने हमें सऊदी अरब से किया था, मैं अब्दुल जब्बार साहब से चाहूँगा इस पर सवाल जहन में हो तो आप रोशनी डालें। आजकल जो IT प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बिल्कुल जो मैंने आपसे ERP के ज़िम्मन में गुफ्तगू हुई थी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर जो एक बहुत बड़ा पैकेज है, और 2004 से ग्लोबल IT मार्केट्स में उसका काफ़ी बूम चल रहा है, और इस बूम की वजह से कई जो IT ERP प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि Oracle है और SAP है, इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली इम्प्रोवाइज़ किया है। Oracle ERP जो एक ज़माने में फाइनेंशियल्स का एप्लीकेशन था, वो बढ़ते हुए आज जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ERP के तौर पर अपने आप को फ्यूजन एप्लीकेशंस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। SAP ने अपने टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इम्प्रोवाइजेशन किया और वो ख़ुद अपना एक डेटाबेस बना रहा है जिसको SAP HANA के नाम से मार्केट में सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस लैंडस्केप के अंदर, ERP के लैंडस्केप के अंदर तीन किस्म के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। एक होता है जो फंक्शनल कंसल्टेंट। फंक्शनल कंसल्टेंट एक ऐसा आदमी है जिसको बिज़नेस का आइडिया है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो बिज़नेस प्रोसेसेस होती हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल्स हो, HR हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, प्रोक्योरमेंट हो, ये जो मुख्तलिफ डिविजन्स एक कंपनी के हैं, उन डिविजन्स के अंदर काम कैसे होता है ये फंक्शनल कंसल्टेंट्स बताते हैं। जैसा अभी जो कॉल आया था, वो कॉल के अंदर वो यही दरियाफ्त कर रहे थे कि उनका डोमेन एक्सपीरियंस है, इसको डोमेन एक्सपीरियंस कहते हैं कि बिज़नेस किस तरह काम करता है, किस प्रोसेस में बिज़नेस किस तरह काम करता है, इसको डोमेन हम कहते हैं। तो सबसे पहले इन ERP एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ करने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर इस कैटेगरी के लोग जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हैं, जो कस्टमर रिलेशनशिप बैकग्राउंड के हैं, जो सप्लाई चेन के हैं, प्रोक्योरमेंट के हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जो एक क्लाइंट का बिज़नेस पहले इवैल्यूएट करते हैं कि उनके पास प्रोसेस कैसे फ़्लो हो रहा है। उसके बाद वो एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, Oracle ERP हो या SAP हो या PeopleSoft हो या JD Edwards हो, बान हो, ऐसे कई ERPs हैं। वो ERP की फंक्शनैलिटी को स्टडी करते हैं, दोनों को कोरिलेट करते हैं। अब कोरिलेट करने के बाद ERP के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है, उसको ट्विक करने की ज़रूरत होती है। तो इस मौके पर टेक्निकल कंसल्टेंट्स को लाया जाता है जो ERP को खोलते हैं, उसके स्टिचेस को खोलते हैं और बिज़नेस के हिसाब से उसको बना के देते हैं।
इन पूरे प्रोसेसेस के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है जो कि ओवरऑल एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ये 3 किस्म के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फंक्शनल है, टेक्निकल है और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो वो लोग जिनके पास डोमेन एक्सपीरियंस है, वो लोग जिनके पास MBA की डिग्री है विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, वो फंक्शनल स्कोप में आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पेड कोई अगर सैलरी है इन तीनों वर्क फोर्सेस के अंदर, वो फंक्शनल कंसल्टेंट्स की है, क्योंकि दे आर द डिसीजन मेकर्स। अगर वो बोल दें कि इस तरह एप्लीकेशन को ट्वीक करना है तो उसी तरह ही ट्वीक होगा। ठीक है। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट की सक्सेस का क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का डोमेन एक्सपीरियंस है वो फंक्शनल कंसल्टेंट बहुत आसानी से बन सकते हैं। जी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने के लिए किस तरीके के कोर्सेस या फिर किस बैकग्राउंड से इनको आना होगा? जी, तो इसको जब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंट्री कैसे ली जाए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑप्शन इज़ टू कैच देम यंग। कि जो भी आप जो है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो यू आर द बेस्ट इंडिविजुअल टू गेट इनटू द IT इंडस्ट्री। आप अपने आप को स्किल डेवलप करिए, आप अपने आप को डेवलप इस एतबार से करिए कि कॉलेज की जो स्टडी हो रही है उससे आगे बढ़ के अपने आप को बनाइए। 3 यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट्स होंगे आपके। एक तो आपका रेगुलर करिकुलम है जो कॉलेज में आपको 4 साल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाता है, उसके अंदर परफेक्ट हो जाइए। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जहाँ पर हमारे इंडियंस की बहुत ज़्यादा लैकिंग है। कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ इन रिटन एज वेल एज इन ओरल कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही आपकी साफ़ होनी चाहिए। और लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर सबसे पहली जो क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर थाट्स, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर इमोशंस। जी, कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद दूसरी जो स्किल आपके अंदर पैदा होनी चाहिए वो है सॉफ्ट स्किल्स। अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ओनरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक आदमी आपका उसका बिज़नेस आपके हवाले करके आराम की नींद सो जाए। ऐसे क्वालिटीज़ को आपके अंदर डेवलप करना चाहिए। जाहिर सी बात है ये 1 या 2 दिन में पैदा होने वाले क्वालिटीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स को इनिशिएट करना चाहिए। जो लोग कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, दे शुड इवेंचुअली डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। सेकेंड थिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। थर्ड थिंग एनालिटिकल स्किल्स है कि आप किसी इशू को उसके पूरे एस्पेक्ट्स को समझने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते रहेंगे, उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। तो जो कॉलेज का जो कोर्स है उसके साथ साथ हमें ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के चीज़ें भी करनी बेहद ज़रूरी है। मैं दीपक से जानना चाहूँगा कि अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल्स जैसे हैं, इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, MBAs है, क्या अंडर ग्रेजुएट्स को भी किसी किस्म के मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो किस लेवल के और किस किस्म के जॉब्स होते हैं? दीपक से मैं दरख्वास्त करूँगा इस पर रोशनी। जी हाँ, अंडर ग्रेजुएट्स को भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब मिलते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ काफ़ी नीचे से, लाइक सिक्योरिटी, एडमिन, जो आपका ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें, यस इन MNC यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ जॉब्स एज वेल टू फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट्स, but in BPO specifically you can get the job based on your communication skills as well. So 10+2 or undergraduates can, if they have some good communication skill and they can actually prove it in the interview, then they can get the jobs. I just checked in Hyderabad, Stride Consulting करके एक BPO है which is actually hiring undergraduates for their jobs, for their BPO based jobs. अंडर ग्रेजुएट यानी इंटरमीडिएट पास को भी ये 10+2 पास को भी लेंगे जी। उनमें क्या काबिलियत होनी चाहिए कि इस किस्म के जॉब्स मिल सके? वन आई वेरी क्लियरली सेड बिकॉज इट्स अ वॉइस बेस्ड प्रोसेस, तो जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो यस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश, योर इंग्लिश हैज़ टू बी वेरी फ्लुएंट। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर थाट्स। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, इस प्रकार की इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंडली, जैसा इन्होंने बताया कि और भी जॉब्स हैं जो BPO को छोड़ के भी हैं, जो MNCs में मिल सकते हैं, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हों, जहाँ पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हों, तो यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ जॉब्स एज वेल। जी, तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी जैसा दीपक ने फरमाया बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से लेकर के और कोई भी वहाँ पर जो जॉब्स है BPO के भी है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको काम मिल सकता है। करना यह है कि आपको अपनी अंग्रेज़ी साफ़ करनी होगी। इसके लिए आपको क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप जाकर इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करके
अगर आप फ़िलहाल कुछ ना कर रहे हों तो कम से कम इन क्लासेस में ज्वाइन होइएगा और अपनी अंग्रेज़ी साफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अंग्रेज़ी बोल रहे तो मैं दीपक उम्मीद करता हूं कि अगर आप 10th इंटर भी पास हो, अंग्रेज़ी बेहतर जानते हो, तो MNCs वगैरह में अच्छी अपॉर्चुनिटी। Yes, in BPOs at least they will take people who can speak good fluent English, and if they have the command over English, then the people even who are 10th pass can get a job. ठीक है, अब्दुल जब्बार साहब से मैं जानना चाहूँगा कि IT फील्ड में इंजीनियर्स वगैरह को तो जॉब मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे BCA करे हुए लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, BSc कंप्यूटर्स किए हुए कुछ लड़के लड़कियां होती हैं, BCom कंप्यूटर्स भी करे हुए ग्रेजुएट्स होते हैं। क्या इनके लिए भी यहाँ पर मौक़े फराम हो सकते हैं? जी, इससे पहले जो IT इंडस्ट्री शुरू हुई थी आज से 20 साल पहले, वहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं था जी। वहाँ पर कोई MCA नहीं था, वहाँ पर कोई MTech नहीं था। आपको मैं ऐसे एग्जांपल्स भी बता सकता हूँ कि लोग BA तेलुगु करे हुए थे और इंडिया की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जावा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे थे। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ये है कि आप कोई एक कोर्स को अडॉप्ट करिए, कोई एक लैंग्वेज को अडॉप्ट करिए, कोई एक प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करिए और उसके अंदर मास्टरी पैदा करिए। इट इज़ एवरीवन्स गेम। इस इंडस्ट्री के अंदर आप US में देखेंगे कि 65 ईयर्स का एक बूढ़ा भी काम करेगा, उसके बाजू में 25 साल का एक नौजवान भी काम करेगा। तो एज बार नहीं है और एनीवन हु इज़ गॉट गुड एनालिटिकल स्किल्स कैन विन दिस गेम। जी, इसके अंदर सख्त मेहनत की ज़रूरत है, मास्टरी की ज़रूरत है। आपको मैंने पहले भी कहा कि जितने भी क्लाइंट्स हैं दे आर गिविंग देयर कीज़ टू यू, वो अपनी बिज़नेस आपके हाथ में दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो ऐसे वैसे लोगों के हाथ में तो अपने बिज़नेस को नहीं देंगे। उन लोगों को बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के लोग चाहिए, जो भी जिस भी लाइन में भी। आप देखिए कि आज जो इवॉल्व हो रहा है कल्चर मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर, पहले ऐसा होता था कि कंपनीज़ खुद इंटरव्यू करती थी लोगों को और प्रोजेक्ट्स पे पोजीशन करती थी। लेकिन पिछले 7-8 साल से एक नया ट्रेंड IT इंडस्ट्री में शुरू हुआ है कि गो की कंपनी इंटरव्यू कर ले, विप्रो इंटरव्यू करे, TCS इंटरव्यू करे, इन्फोसिस इंटरव्यू करे, उसके बाद में ले जाकर जब किसी बंदे को क्लाइंट के सामने पोजीशन करना है तो अब क्लाइंट भी इंटरव्यू ले रहा है कि बंदा कितना काबिल है, उसके अंदर कितनी सलाहियत है, वो कितने सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, ट्रबल शूट कर सकता है। ऐसे इंटरव्यूज से क्लियर होने के बाद ही आपको ले जाकर लाइव प्रोजेक्ट पे बिठाया जाएगा जहाँ पे आप जाके काम करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने डीप स्किल्स की ज़रूरत है, कितनी महारत की ज़रूरत है। तो इट इज़ एवरीवन्स गेम। लेकिन अब चूँकि 2004 से एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि कंपनीज़ आर गेटिंग कंजर्वेटिव, चूँकि मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जी। तो इसमें थोड़ा सा एक नैरो डाउन अप्रोच हो रहा है कंपनीज़ के अंदर, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो रहा है कि सिर्फ इंजीनियर्स को हम हायर करेंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कोई इंजीनियर ग्रेजुएट अगर है तो उसको हायर करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए हैं, जो MCA है, BCA है, इनको प्रोफेशनल कोर्स की तरह टैग करके, ताकि जो यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है इन कोर्सेज से वो अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर पोजीशन कर सके। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। अब बॉटम लाइन यही है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को पकड़िए, किसी एक प्रोडक्ट को पकड़िए, माइक्रोसॉफ्ट हो और ऑरेकल हो, SAP हो, कोई भी वेंडर हो, उसके प्रोडक्ट को आप देखिए कि आपकी दिलचस्पी कितनी है, आप कितना उसके अंदर जो है डीप जा सकते हैं और कितना अपने आप को मास्टर बना सकते हैं। उसके बाद में तो आप इंटरव्यू है और आपकी जॉब। जी, तो इस तरीके से आपको इसमें महारत हासिल करनी है। मैं अब्दुल जब्बार साहब से फिर से थोड़ी देर में गुफ्तगू करूँगा कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए किस किस्म के कोर्सेज कंप्यूटर के जो है वाजिबी रहेंगे जो इन MNCs में दाखिले के लिए काम आ सकते हैं। उससे पहले मैं दीपक से जानना चाहूँगा कि MNCs अप्रोच जब वो करने जाएंगे तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अगर कोई MNC में जॉब करना चाहता हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या फिर प्रोफेशनल हो, जो फ्रेशर हो, वो किस तरीके से अप्रोच हो सकता है MNCs को? जी, आई थिंक कोई भी फ्रेशर जो जॉब MNC में करना चाहता है या कोई और अच्छी कंपनी में करना चाहता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक अच्छी रिसर्च करे। और रिसर्च आज कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से पॉसिबल है। आप हर चीज़ रिसर्च करें कि आपको, जैसा बता रहे थे मिस्टर अब्दुल की, किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप मास्टरी करें। भले आप फ्रेशर हैं लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर भी किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है और उसके बाद आप उस जॉब को परस्यू करना चाहते हैं, उस कंपनी को परस्यू करना चाहते हैं, तो एक पूरी रिसर्च करें उस कंपनी के बारे में या MNCs के बारे में कि इस सेक्टर में ये MNCs हैं और मुझे इनमें जॉब चाहिए। एक अच्छी रिसर्च आपको एक अच्छे मौके तक ले जाएगी। एक
एक बार आपकी जब रिसर्च हो जाती है तो हम जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, आपका सीवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और साथ में आपका एक कवर लेटर जो ये बताता है, जो ये साफ साफ बताता है कि आप क्यों उस जॉब के लिए, क्यों उस कंपनी में जाना चाहते हैं। ठीक है दीपक, ये बताइए कि कुछ कंसल्टेंट्स भी काम करते हैं इन जॉब्स के लिए, वो मीडिएटर की तरह काम करते हैं, क्या बच्चों को यहाँ पर जाना मुनासिब होगा? जी, मैं उस पर एक थोड़ी देर में आ रहा, उस पर ही आ रहा था। सो एक आप अपना सीवी, अपना रेज्यूमे बना के बड़े बड़े पोर्टल्स पे बना के अपलोड करें, और आप वहाँ जाके फिजिकली भी सबमिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप उनके ऑनलाइन पे कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये सवाल था कि फ्रेशर्स का, तो फ्रेशर्स पे कंसल्टेंट्स थोड़े कम एक्टिव रहते हैं, जबकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कंसल्टेंट ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आपको एक नए मौके पे दिलाने के लिए। फ्रेशर्स के लिए ये मौका थोड़ा कम आता है, कंसल्टेंट्स थोड़े कम इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन खुद जॉब सीकर, खुद वो स्टूडेंट MNCs को फ़ोन कर सकता है, HR से बात कर सकता है, और ख़ुद वो जाके अपने आप को वहाँ पे जाके पिच कर सकता है और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है, इंटरव्यू दे सकता है। तो ये तरीक़ों से वो आगे बढ़ सकते हैं, और एक अच्छी रिसर्च से वो आगे स्टार्ट करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब्दुल जब्बार साहब, आप मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, बात चूँकि फ्रेशर्स की तरफ हो रही थी, और कंसल्टेंसीज आज तक हमारे जहन में तस्वुर ये है कि कंसल्टेंट सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो चाहती हैं कि रिसोर्सिंग का, रिक्रूटमेंट का जो हेडेक है उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि उनके पास भी हेड काउंट कम होगा, उनके पास भी पे आउट कम होगा, और मुख्तलिफ इसके बजटरी फैक्टर्स हैं। तो उन लोगों ने ये किया कि फ्रेशर्स का जो रिक्रूटमेंट पहले होता था, जब हमने इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, तो रिटर्न एग्ज़ाम होता था, एनालिटिकल स्किल का एग्ज़ाम होता था, मुख्तलिफ बेसिक जो टेस्ट किसी स्टूडेंट का करना हो, तो ये तमाम के तमाम काम कंपनी करती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कंपनी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द इनिशियल लेवल ऑफ स्क्रीनिंग, इट ओनली वांट्स टू टेक एंट्री एट द डिसीजन मेकिंग पॉइंट, कि फाइनली कैंडिडेट को लेना है या नहीं लेना है, उस पॉइंट पे कंपनी आ रही। उससे पहले का जितना भी काम है आजकल इनको आउटसोर्स कर दिया गया, और इंटरनेट पे ऐसे एजेंसीज और ऐसे जो फर्म्स है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पिछले साल JNTU के अंदर हमारी कंपनी की तरफ से हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव रखी थी, उसमें तकरीबन हमने हमारी कंपनी के लिए, जो पहले मैं काम करता था, 2 दिन के अंदर हमने 3000 कॉलेज फ्रेशर्स को हायर किया जी। और मैंने खुद तकरीबन 2 दिन के अंदर 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया जी। एक कॉलर को मैं शामिल कर लूँ, फिर मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद सिराज खान है। जी सिराज साहब, सवाल बताइए। करीमनगर है मेरा। जी, सवाल बताइए। तो इंग्लिश ज्वाइन होने का है, तो कितने ज्वाइन होगा तो अच्छा रहता? ठीक है, इसके अलावा और कोई सवाल? नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कंप्लीट है जी, माशाल्लाह। ठीक है, आप भी MNCs वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं? जी हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल से पहले हम अब्दुल जब्बार साहब से सुन रहे थे कि फ्रेशर्स के लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटी हायर किया जाता है MNCs को। तो फ्रेशर्स में आजकल एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, एक तरीक़ेकार टोटली डिफरेंट हो गया है। तो आप लोग अगर सबसे पहले किसी भी कंपनी की प्रायोरिटी ये है कि वो फ्रेशर को डायरेक्ट कॉलेज से हायर करे। कॉलेज को जाएंगे, कॉलेज में से 60 या 120 या 150 जितना भी हेड काउंट है वहाँ से ले लेंगे। अगर उसमें आप नहीं आ सके, वहाँ के एंट्रेंस में आप क्लियर नहीं कर सके, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अच्छा सा CV बनाइए और ऐसे फर्म्स को देखिए जो सोर्सिंग का काम करते हैं कंपनीज़ के लिए। इंटरनेट पे आप सर्च करिए, काफ़ी ऐसे आपको फर्म्स के एड्रेसेस डिटेल्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनको अप्रोच होइए, वो आपका इनिशियल लेवल ऑफ स्क्रीनिंग करेंगे। उस स्क्रीनिंग के बाद जहाँ पर भी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है, यानी कॉलेज के अंदर नहीं, एक कॉलेज को जाकर रिक्रूटमेंट नहीं, बल्कि एक कॉलेज में तमाम कॉलेज के लोगों को बुलाकर वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। ये एक प्रोसेस है जो कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं। ये आप प्लान भी हो सकता है फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, बहरहाल ये तो है। अब मोहम्मद सिराज खान साहब का जो मामला है, अब्दुल जब्बार साहब के, ये अंग्रेज़ी को डेवलप करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, इनको क्या मशवरा आप देंगे? इनको चाहिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेस अटेंड करें, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेस अटेंड करें। आप चूँकि मार्केट के अंदर किसी एक इंस्टीट्यूट की मोनोपोली नहीं होती, आप अपने बलबूते पे
फाइंड आउट करिए। रसल्स एक अच्छा इंस्टीट्यूट था हैदराबाद के अंदर, वहाँ पर आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, और भी ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप ज्वाइन होइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को, रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन को सेल्फ इम्प्रूव भी करने जी। दीपक, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे अंग्रेज़ी के लिए? मैं मिस्टर अब्दुल से एग्री करूँगा कि हाँ, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो रास्ते बताए हैं वो सही हैं। कुछ आप आजकल ऑनलाइन कोर्सेज़ भी आ रहे हैं जिनको आप सुन के अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप अपनी इंग्लिश के मतलब अगर आपने रिटन इंग्लिश का जैसा इन्होंने बताया ऐसे लिख के ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और वहाँ से आपको फीडबैक आ जाता है। तो अगर आप इंग्लिश की क्लासेस भी ले रहे हैं और आप पर्सनली डेवलपमेंट कोर्स भी कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप ये भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा। एक यूट्यूब करके वेबसाइट है जिस पे काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग के अच्छे वीडियोज़ हैं कि आप कैसे इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। वो उस वेबसाइट से भी आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है जहाँ पे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएंगे। जी, कोई जी फरमाइए। इसमें और एक एडिशन मेरी तरफ से मैं करना चाहूँगा कि कई ऐसी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कॉरपोरेट्स के अंदर ज्वाइन करवाने के लिए बच्चों को ट्रेन करती हैं। हैदराबाद के अंदर सियासत एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कॉरपोरेट ट्रेनर्स आकर ट्रेन करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के और बैकवर्ड एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप ऐसे NGOs को भी आप अप्रोच हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें आप जा कर के जो है दाखिला ले सकते हैं अंग्रेज़ी डेवलप करने के लिए। वक्त की कमी है, मैं जल्द से जल्द सवालों के जवाब चाहूँगा। दीपक से चाहूँगा जवाब कि जो फ्रेशर्स हैं अगर वो MNCs ज्वाइन करते हैं तो इनकी सैलरीज कहाँ से और कैसे शुरू हो सकती है, क्या इनिशियल मिल सकता है? इनिशियल आई थिंक अगेन डिपेंड करेगा कि विच कॉलेज दे आर पासिंग आउट फ्रॉम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस डू दे हैव, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ दे आर इंजीनियर और दे आर अ BSc पास आउट और BCom, the pay packages may differ to some extent. Right now in MNCs, yes, or in BPOs, if a fresher is joining, you can expect a decent pay. मैं समझता हूँ लो टू लो मैं समझता हूँ अराउंड 1,50,000 पर एनम से स्टार्ट की जा सकती है सैलरी। ऑन हायर साइड इट कैन गो टू एनी पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड आर यू एंड फ्रॉम विच कॉलेज यू हैव पास्ड आउट योर ग्रेजुएशन। अब्दुल जब्बार साहब, IT सेक्टर में क्या फ्रेशर्स के लिए सैलरीज वगैरह होती है? फ्रेशर्स का देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एक ज़माना था जब 1.8 लाख पे स्टार्ट होता था, लेकिन आजकल चूँकि काफ़ी इन्फ्लेशन है और दूसरी चीज़ें हैं, तो फ्रेशर्स के लिए बेसिक जो पे पैकेज आज के सिचुएशन में चल रहा है वो क्लोज टू 2.5 लाख से कम आप समझिए 2 लाख से 2.5 लाख की रेंज में जा रहा है। और जैसा कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड, कई फैक्टर्स हैं आपके पैकेज को डिपेंड करने में। इतना तो एक मिनिमम जो है मिल सकता है। दीपक, कुछ अच्छे BPOs MNCs के आप नाम बताएं हमारे नाजरीन को, ताकि वो वहाँ पर पहले ट्राई कर लें, फिर उसके बाद ना हुआ तो फिर दूसरे MNCs जा सकते हैं। So MNCs are there in each and every single sector of our country. ये बता दें कौन से बड़े बड़े शहर हैं जहाँ ये MNCs ज़्यादा है? Yes, so I think वो भी एक strategic move होता है कि where MNCs are located. So if you see BPOs, KPOs, again MNC BPOs and KPOs, they are highly situated in Hyderabad, Bangalore, Gurgaon, Noida. These are kind of cities which are also called as IT capital of our country. So they are there. But the financial companies, the financial banks, Barclays or HSBC, they are located more in Mumbai. So Mumbai is again one city which has got major financial firms in it. It is also called as a financial capital North of India country. में कहाँ पर MNCs वगैरह ज़्यादा हैं? नॉर्थ इंडिया में भद्दी करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश के पास जो अंदर आता है, वहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट्स काफ़ी MNCs के हैं। FMCG कंपनीज के भी प्रोडक्शन प्लांट वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं जी, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो उनको बेनिफिट मिलता है। सो नॉर्दर्न इंडिया में वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मौके मिल सकते हैं। जी, अब्दुल जब्बार साहब, जल्द से जल्द बताएं कि आपकी नज़र में कहाँ कहाँ अच्छे MNCs हैं हिंदुस्तान में? देखिए, जो MNCs हैं उसका क्लासिफिकेशन है। Tier 1 सिटीज़ में हैदराबाद इज़ द BPO ITES कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंगलोर इज़ द IT कैपिटल ऑफ इंडिया। कोर IT जॉब्स अगर आपको चाहिए तो बैंगलोर सक्सेसफुल डेस्टिनेशन है। बैंगलोर और हैदराबाद Tier 1 सिटीज़ हैं IT और ITES BPO के लिए। Tier 2 सिटीज़ के अंदर गुड़गांव है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ही अपकमिंग एरिया है जहाँ पर जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। उसके बाद छोटे छोटे पॉकेट्स हैं नॉर्थ इंडिया में। इवन अभी रिसेंट हमने सुना कि लखनऊ के अंदर भी कोशिश हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट को बुलाया जाए और उसका इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया जाए। कब वो होगा नहीं मालूम। उसके बाद जो है पूना एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा एक अपकमिंग IT डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया है। फिर चेन्नई है और फिर आपके साथ
केरला के अंदर भी कुछ ऐसे कोचीन सिटी है, वहाँ पर जो है IT कंपनीज बहुत ज़्यादा पाए जाए। अब चूँकि आंध्र प्रदेश बन चुका है, आंध्र प्रदेश के अंदर विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम ऐसे पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर कंपनीज चाहेंगी कि जाएं, और गवर्नमेंट्स पिच कर रही हैं, वहाँ पर बुला रही हैं इन्वेस्टर्स को, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे अच्छे MNCs वगैरह आपको मिल जाएंगे, ज़रूर इसमें आप ट्राई कीजिएगा। इस किस्म के प्रोग्राम मज़ीद हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। अब मुझ पर वाजिब है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ। थैंक यू दीपक, शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, आप दोनों आए, और फ्यूचर में भी मैं आपको तकलीफ़ देता रहूँगा। जब कभी मौका मिल जाए आप ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा, और MNCs वगैरह पर जो भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे बच्चों को आप ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले 4 शुंबे को यानी बुध को हम करियर गाइडेंस में कोशिश करेंगे कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में लड़के जाना चाहते हैं, स्पेशली कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो इस पर हम जो करियर काउंसलर्स होते हैं इनको बुला करके इस पर डिस्कशन किया जाए। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।